अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप लोगों को पता है जयशंकर साहब जो हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो इससे पहले ये एक ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे। यानी कि हमारी कंट्री में यहाँ पर अगर बात करें तो इनके द्वारा यूपीएससी क्लियर किया गया और इंडियन फॉरेन सर्विस जो है इनके द्वारा करियर चूज़ किया गया। तो एक तरीके से जैसे ये रिटायर हुए और रिटायर होने के जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर इनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे द्वारा बना दिया गया। तो क्या ये इस तरीके के डिसीजन लेना वो सही है? इसमें आप लोगों की क्या राय है? अगर एस जयशंकर साहब के बारे में बोले तो ये काफ़ी एक सटीक और काफ़ी बेहतरीन डिसीजन रहा, आप लोग ये बोल सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा यहाँ पर लेकिन मेरा जो मुद्दा है यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस करने का है जो आज ही के न्यूज़पेपर में यहाँ पर पब्लिश किया गया है। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली कुछ बातों के ऊपर बात की जा रही है और वो है क्या यहाँ पर जो ऑफिशियल होते हैं उनकी पॉलिटिकल एंट्री जो है उसमें एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड इसको बोलते हैं। मतलब इसका ये है, जैसे मान लीजिए आप जो है यूपीएससी क्लियर करते हैं, यूपीएससी क्लियर करने के बाद में आप जो है अच्छे से पूरा एक अपना ड्यूरेशन बिताते हैं उसके अंदर में और फिर आप लोग रिटायर होते हैं, ठीक है। तो रिटायर होने के बाद में क्या तुरंत आप लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट जो उस टाइम पर यहाँ पर पावर में है उसके अंदर किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस को मतलब एक तरीके से ज्वाइन करना चाहिए एज ए पॉलिटिकल लीडर? क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि इस तरीके से अगर आप लोग एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी जब आप लोग ड्यूटी पे हैं तो हो सकता है कि आप लोगों ने इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम न किया हो। जैसे अभी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो फॉर्मर थे यहाँ पर, तो बेसिकली उनको क्या किया गया था, उनको राज्यसभा के अंदर सीट दे दी गई थी, ठीक है। तो ये माना गया था कि जो भी केस उनके द्वारा गवर्नमेंट के फेवर में सारे डिसीजन दिए गए बड़े बड़े, उसका इनाम उनको दिया गया। तो यहाँ पर कई सारे ऑफिशियल ऐसे रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के काफी फेवरेट हो जाते हैं और तुरंत जैसे ही पावर चेंज होती है तो तुरंत उनको कोई ना कोई गवर्नर बना दिया या फिर कोई ना पोस्ट दे दी उनको, किसी पर्टिकुलर बॉडी का चेयरमैन बना दिया उनको। तो ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसा एक केस पहुंचा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस के चलते यहाँ पर बात की गई क्या यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे बेसिकली थोड़ा सा पल्ला झाड़ते हुए कुछ बातें ऐसी बोली कि ये जो डिसीजन है यहाँ पर, ये किसका डिसीजन है? ये यहाँ पर लेजिस्लेचर का डिसीजन है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो हमारी कंट्री में 3 अंग होते हैं जिसके बारे में अगर बात करें एक तरीके से, एक हो गया यहाँ पर लेजिस्लेटिव यानी कि जो आप लोगों के कानून बनाने का काम करता है, एक हो गया यहाँ पर जुडिशरी जो कि देखता है कि सारे काम संविधान के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और एक होता है एग्जीक्यूटिव जो कि देखता है कि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इनमें सेपरेशन ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि अपने अपने दायरे में सब काम करेंगे, कोई किसी के अंदर यहां पर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ऐसा भी कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। पर लेकिन ऐसा भी है कि सबको दायरे से बाहर भी नहीं जाना है, एक तरीके से पता चला एक दूसरे के दायरे में घुस रहे हैं पर लेकिन अपने दायरे में भी रहकर ढंग से काम करना है। ऐसा नहीं कि वहां पर रत्ती की मचा रखी है, संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर जुडिशरी यहां पर पिक्चर में आ जाती है। पर लेकिन हर एक बात के लिए जुडिशरी जो है वही पिक्चर में नहीं आती है। वो कई बार ऐसी बातें कर छोड़ देती है कि यहाँ पर ये हमारा काम नहीं है, जाकर गवर्नमेंट से बातें करो। तो यहाँ पर अभी भी ये मुद्दा निकल कर आया। इसमें आप लोगों की क्या राय है? अगर इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर आज की डेट में आप लोग एक ब्यूरोक्रेट यहाँ पर अपॉइंट कर देंगे तो आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। पर लेकिन अगर इंडिपेंडेंट तरीके से कोई पर्सन काम नहीं कर पा रहा है और फिर गवर्नमेंट के फेवर में काम करता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो उसको पनिश करती है, तो यहाँ पर इस पे आपकी क्या राय है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से चीजों को लेकर चला जा सकता है? देखिए, जॉब में जाना ये एक अपनी अलग बात है, पर लेकिन वहां पे जाकर चीजों को मेंटेन करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो मूवीज में देखते हैं ना कि आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, बिल्कुल सिंघम वाला रोल और वो आएगा निकल के, वो वाली चीजें जो है मूवी में अच्छी लगती हैं। नॉर्मल लाइफ में जो है काफी सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको टैकल करके आप लोगों को आगे बढ़ना होता है। पर हाँ, ये है कि अगर ऑनेस्ट तरीके से आप लोग अपनी जॉब करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से फिर भी चीजें चलती रहेंगी। अभी यहाँ पर इनके बारे में जिस तरीके से अपॉइंटमेंट की गई तो उसके बारे में मुझे एकदम माइंड में आया। मैंने कहा एस जयशंकर साहब को भी ऐसे अपॉइंट किया गया जैसे इनकी अभी ड्यूरेशन कंप्लीट हुई तो यहाँ पर इनको अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। हालांकि ये काफी बेहतरीन डिसीजन रहा गवर्नमेंट का, जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा काफी अच्छे से, क्योंकि जिस तरीके की फॉरेन पॉलिसी ये लेकर चल रहे हैं बहुत ही तकड़े वाली फॉरेन पॉलिसी है, किसी से झुकेंगे नहीं, वो वाली बात है कि अपन झुकेगा नहीं। तो वो काफी अच्छे डिसीजन यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है। एक और यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर एक केस है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है और ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर यह है कि आप लोगों को पता है अब तक क्या चल रहा था। अब तक यहाँ पर ये चल रहा था कि जब भी हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, नीति आयोग किसके बारे में, यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ के बारे में। तो यहाँ पर अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रही थी कि हमारी कंट्री में जो नंबर ऑफ डेथ हुई है वो बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से कम गवर्नमेंट के द्वारा दिखाई गई है, ज्यादा डेथ हुई है। पर लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा बता दिया गया कि अभी जो डेथ हुई है उसके बारे में बात करें
81 लाख लोगों की जान गई है 2020 में और 76 लाख लोगों की जान गई है 2019 में। तो ये बहुत ही बड़ा डेटा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो यहां से आप लोग देखिए कितने सारे लोगों की जान गई है, तो ये डेटा अभी यहां से सामने निकल कर आ रहा है। तो रिकॉर्डेड डेथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये काफी बड़ी है, ठीक है। 81 लाख फ्रॉम, अच्छा 76 बोली थी यहाँ पर, अभी यहाँ पर सॉरी 76 लाख थी यहाँ पर जो 2019 में बढ़कर 81 लाख हो गई है। सॉरी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, तो इसके चलते क्लैरिफिकेशन यहाँ पर निकल कर आया है। और अभी कोविड-19 के केसेस जो है कुछ एरिया में फिर से जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखते हैं, यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। देखिए जिस इंसान के घर में से किसी की डेथ हुई है वो तो चौकन्ना इन चीजों को लेकर क्योंकि उसने झेली है, पर लेकिन जिसके घर में से किसी की डेथ नहीं हुई ना, वो इंसान फिर भी ये लग रहा है कोरोना ही तो है, क्या है कोरोना, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ये डेटा जो है वो प्रस्तुत किया गया, जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल क्या बेसिकली एडिटोरियल आज आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में अगर बात की जाए तो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा, क्या कोई आप लोगों को दवाई लगाने के लिए फोर्स कर सकता है। तो यहां पर इसके ऊपर जब केस निकल कर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ साफ बोल दिया कि आर्टिकल 21 जो है वो आप लोगों को अधिकार देता है कि आप लोग कोई फोर्स नहीं कर सकता है। आर्टिकल 21 ये प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो यहां से अगर कोई सिटीजन जो है वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है, और याद रखिएगा ये हर एक इंसान के लिए अवेलेबल है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, क्योंकि बात की जाती है राइट टू लाइफ के बारे में, यानी कि जान है तो जहान है। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से यहां पर निकल कर आ जाती है आप लोगों की प्राइवेसी भी, जो कि केएस पुत्तस्वामी केस के बाद में आप लोगों को एक अधिकार मिल गया है कि आप लोगों की प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये केस इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है, दुनिया भर के केसेस यहां से इससे निकाल कर लाए गए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को यहां पर हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी बोला है। क्यों, समझिएगा आप लोग, अगर एक इंसान जो है वो जिंदा है तभी तो उसको अधिकार मिलेंगे, तभी तो एक इंसान को अधिकार मिलेंगे, फ्रीडम के मिलेंगे उसको, ये एक्सप्लॉयटेशन कोई हो रहा है उससे रोका जाए, रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, एजुकेशनल राइट हो गए, ये सारे अधिकार उस इंसान को कब मिलेंगे, जब वो इंसान जिंदा है। अगर जिंदा ही नहीं है तो कहां से अधिकार मिलेंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको जो है हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी बोला है, ठीक है। आप लोग ये बताइए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को बोला है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहां पर इसको हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो यहां पर बेसिकली गोल यही रहता है कि इंसान की लाइफ, उसकी लिबर्टी जो है वो अच्छे से वो एंजॉय कर सके, और कोई स्टेट जो है किसी भी तरीके से उसको यहां पर इंटरफेयर न कर सके, उसका हनन न कर सके। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो जब वैक्सीन लगाने के बारे में हम लोग बात करें तो उस इंसान की पर्सनल चॉइस है, यहां पर उसको वैक्सीन लेनी है या फिर नहीं लेनी है, वो उसकी लाइफ है, उसको डिसीजन लेना है। आप लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुमको वैक्सीन लगानी ही लगानी है। पर हाँ, ऐसा भी है कि वो इंसान जो है पता चला उसने वैक्सीन नहीं ली और उसको बीमारी हो गई है और वो सबको गले पड़ते घूम रहा है कि हाँ ये वो मैं तो अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं, उस टाइम पर आप लोग क्या करेंगे, किसी और की जिंदगी में बेसिकली घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही यहां पर नहीं होगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर, जिसको आप लोग समझकर चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ओके। तो ये था यहाँ पर एक आर्टिकल, बाकी एडिटोरियल जो है वो कई सारे डिस्कस करूंगा। एक एडिटोरियल तो यहाँ पर गवर्नर के बारे में है, जो कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, पूरा एक गवर्नर का चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों को बेसिकली ये देखने को मिलेगा यहाँ पर जुडिशरी के बारे में, उसके बारे में कोलिजियम सिस्टम और बिल्कुल ढांचागत विकास और क्या क्या है एनजेसी, जिससे क्वेश्चन भी कई बार बने, उसका भी ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। एक आर्टिकल और है यहाँ पर, हालांकि आर्टिकल तो नहीं है ढंग का, वही है बस आप लोग बता सकते हैं। इलोन मस्क ने अभी यहाँ पर ट्विटर खरीदकर एक पर्टिकुलर एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जो है वो इस इंसान ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब यहां पर आने वाले टाइम में कई सारी चीज देखने को मिलेगी। राइटर बोल रहे हैं बायस हो जाएगा टुवर्ड द इलोन मस्क आइडियाज, यानी कि जो इसके आइडिया हैं उसके हिसाब से अब ट्विटर चलने वाला है। तो क्या यहां पर इसमें जो भी चेंजेस होंगे या जो भी होगा, क्या ये सही है? अगर आप लोग ट्विटर को यूज कर रहे हैं तो आप लोग के हिसाब से क्या किया, इलोन मस्क ने खरीद कर सही किया या फिर पहले सही था? बाकी यहां पर बोला गया डू यू वांट टू एडिट बटन, देखिए यहां पर एक तरीके से एडिट बटन के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर इनके द्वारा पोल कराया गया, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि ट्विटर पर जब भी मैं कुछ पोस्ट करता हूं, मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें होगी जिसमें कुछ चेंजेस करना था, ठीक है, तो उसमें आप चेंज ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी।
तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर एडिट बटन होना चाहिए, हर जगह एडिट बटन है, फेसबुक पर एडिट बटन है, ये इंस्टाग्राम पर एडिट बटन है, टेलीग्राम पर एडिट बटन है, पर ट्विटर पर ये एडिट बटन नहीं था, जो कि इंसान को अगर कुछ गलत पोस्ट कर दे उसको सुधारने का भी मौका नहीं दे रहा था। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये यहाँ पर एक अच्छा स्टेप है। बाकी आप लोग बताइए, तो इसके बारे में आर्टिकल है, ऐसे तो नहीं कि आप लोग इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए, बहुत ही कुछ बातें बोली जा रही है, पर आप फिर भी एक छोटा सा आइडिया आप लोग यहाँ पर इसके बारे में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर ये आर्टिकल है तुर्की के बारे में, तुर्की की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छा आर्टिकल आप लोगों को लगेगा, इंटरेस्टिंग आर्टिकल बोला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉरेन पॉलिसी को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर के रोल के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे। गवर्नर जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है। और ये अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, ये क्या यहाँ पर आप लोगों को अधिकार मिलना चाहिए यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक तरीके से इंसान को दवाई लेनी है नहीं लेनी है, तो उसके बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, ये जॉबलेस बेसिकली एक तरीके से बात करिए, जॉबलेसनेस अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसके चलते श्रीलंका जो है यहाँ पर ये बेसिकली आज के डेट में खस्ता हालत में है, तो इसके चलते हमारे देश में से काफी सारी हेल्प भेजी जा रही है। तो अभी यहाँ पर काफी सारी हेल्प जो है वो तमिलनाडु से भी जा रही है। ठीक है, और हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो आगे आएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हेल्प भेजी जा रही है। तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। एक तरीके से आप लोगों को पता है तमिलनाडु जो है वो काफी कनेक्टेड है यहाँ पर श्रीलंका से, क्योंकि बहुत सारे तमिलियन कम्युनिटी को अंग्रेजों के द्वारा वहां पर ले जाया गया, जिसके चलते यहाँ पर काफी कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यह है कुछ बेसिक चीजें जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों के सामने, यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिकली जुडिशरी के बारे में। काफी अच्छे से यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो बेसिक चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। चैलेंजेस कई सारे हैं जुडिशरी के सामने आज के डेट में, अगर कोई आप लोगों से बोले। एक तो देखिए यहाँ पर जजेस की संख्या जो है काफी कम आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, जो जज से पॉपुलेशन का रेशियो है वो भी काफी कम नजर आएगा। अगर बात करें अदर कंट्री में जो रेशियो है 50 से 70 है। ठीक है, इंडिया के अंदर लगभग 20 देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी कंट्री में आधे से भी कम जज जितने होने चाहिए। पेंडेमिक के चलते ऑनलाइन प्रोसीडिंग चलनी है, कैसे चलनी है, तो टेक्नोलॉजी में दिक्कत आ गई। ठीक है, और भी कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिले, अपॉइंटमेंट में डिले, इसके बारे में पूरा आर्टिकल डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में पुअर जुडिशियल सिस्टम है हमारी कंट्री में, इसके ऊपर काम करना चाहिए, और कई सारे अननेसेसरी डिले हो जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करता हूं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में पॉलिटिकल चैप्टर भी आप लोग कवर हो जाएगा, जो कि पास में भी एग्जाम आ रहे हैं, उसमें फायदा पहुंचाएगा। एक और छोटी सी बात, अभी लेक्चर जो है मैंने बोला था कुछ दिनों तक आप लोग इसी तरीके से थोड़ा डिले रहेंगे, पर लेकिन जो अभी आप लोग कल से जो लेक्चर आएंगे उसमें आप लोगों को थोड़ा टाइम पे चीजें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि चीजें देखिए कुछ पैरेलल में और भी कई सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, मेरी पर्सनल जिंदगी भी है, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो कल से आप लोगों को थोड़ी सी बेटर तरीके से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल था तो थोड़ा काम रहता है, कई बार बाहर जाना पड़ जाता है, इसकी वजह से और भी पैरेलल में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप लोगों को पता है कि एक लेक्चर लेना एक मेरी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी मेरी जिंदगी है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसी के चलते थोड़ी चीज़ें चल रही थी, पर लेकिन अब थोड़ा सा और बेटर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, आइए अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में। वैसे तो ये आर्टिकल जो बात कर रहा है पूरा वो कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, पर लेकिन जो बेसिक यहाँ पर बात की जा रही है, राइटर यहाँ पर बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो यहाँ पर इस तरीके से है कि एक तरीके से ना तो इसके बारे में संविधान में मेंशन है, ना ही इसको पार्लियामेंट में कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस देकर पास किया गया, पर फिर भी पूरी कंट्री में जुडिशरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है कोलिजियम सिस्टम। तो यहाँ पर अभी कई सारी अपॉइंटमेंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और कई सारी अपॉइंटमेंट की हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी किया जाता है यहाँ पर। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट पहले आप लोग को बता देता हूं ताकि माइंड में कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा क्या बोला गया था, अगर बात करें जब यहां पर बोला गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हम लोग को लेकर चलना है, फिर जुडिशरी को कैसे लेकर चलना है, तो यहां पर बोला गया था कि मिडिल कोर्स लेकर चलते हैं, मिड पाथ लेकर चलते हैं। तो इसलिए संविधान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में अगर बात करें, यहां पर अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ये संविधान के बारे में बात कर रहा हूं, याद रखना कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि कंसल्ट किया जाएगा यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, और इसी के साथ में अदर जज जो है जो फिट होंगे, जो यहां पर उनको अगर अपॉइंट करना है, यानी कि किसी भी जज को अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, तो उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करना है, अगर हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करना है तो अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ में, और चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के साथ में जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है तो इनके साथ में कंसल्ट किया जाएगा। ये हमारे संविधान की बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूं। ठीक है,
प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से मे मूव जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में। पर लेकिन जब भी कोई प्रेसिडेंट शब्द यूज करता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से एक रबर स्टैंप की तरीके से बोला जाता है, सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पर कौन करती है, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके चलते यहां पर यह माना जाता है कि अपॉइंटमेंट में इस आज की डेट में यहां पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पोर्शन होना चाहिए अपॉइंटमेंट में, पर ऐसा नहीं है। तो इसके चलते कई सारी कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट हो जाती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में हो सकता है, पर कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, इस तरीके से डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। अभी यहां पर बात करते हैं, अगर मैंने आप लोग कोलिजियम के बारे में बात की, तो जब भी कोलिजियम के बारे में बात करेंगे तो कुछ पैटर्न आप लोगों को समझना पड़ेगा। कोलिजियम निकल के कहां से आया, खुद यहां पर राइटर भी इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड जज का जब केस आया, यहां से कोलिजियम के बारे में बात की गई, यानी कि इससे पहले हमारे संविधान में कोलिजियम नहीं था। तो आज की डेट में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, आर्टिकल 124 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट करना है, और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट करना है जजेस की, ये बात करता है कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम सिस्टम यहां पर निकल कर आ रहा है और सारा दामोदार जो है वो कोलिजियम सिस्टम के हाथ में आ गया। आज की डेट में कोलिजियम सिस्टम जो है उसमें 5 मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे। कौन कौन है 5 मेंबर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और प्लस 4 जज होते हैं। तो टोटल मिलाकर ये 5 डिसाइड करते हैं कि पूरा पैटर्न कैसे चलने वाला है। पर लेकिन यहां पर इससे पहले यहां पर ये चीजें नहीं थी। इससे पहले यहां था क्या था, फर्स्ट जज का जब केस आया तो प्रेसिडेंट यहां पर बेसिकली एडवाइस किया करते थे, जो सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस किया करते थे गवर्नर को कि इनको अपॉइंट करना है। पर लेकिन 1998 में इसको अपग्रेड कर दिया गया कोलिजियम सिस्टम को। पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 जज थे, अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जज हो गए, तो 5 मेंबर की बॉडी यहां पर कोलिजियम सिस्टम हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट बातें कुछ और मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग माइंड को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 1993 के बारे में बात करें तो सेकंड जज का केस आ गया, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। तो सेकंड जज का केस आने के बाद में यहां पर यह बोला गया कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो यहां पर इसके चलते यहां पर क्या किया गया, बोला यह गया था कि यहां पर कि आगे कोलिजियम सिस्टम आ गया 4 जज, पर लेकिन गवर्नमेंट ने यह बोला था कि भाई साहब हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, हम भी तो यहां पर उसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 2015 में, जिसको बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। पर लेकिन NJAC को बर्खास्त कर दिया यहां पर किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने ये बोला कि हमारी इंडिपेंडेंसी को हर्ट करने वाला है, यानी कि एक तरीके से हमारे बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक तरीके से सेपरेशन ऑफ काम करने का होना चाहिए, यानी कि जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर न करे। अगर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करने लग गई तो कल को चलकर यहां पर सारे वो जज बैठे होंगे जो कि गवर्नमेंट के एक तरीके से नुमाइंदे होंगे। तो इसलिए बोला कि इंडिपेंडेंसी को हर्ट करेगा, तो इसलिए यहां पर इसको बेसिकली बर्खास्त कर दिया गया। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिली, तो ये याद रखेगा 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों को यहां से देखने को मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करें, हाई कोर्ट जो है हमारी कंट्री में क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर भी अपॉइंटमेंट करता है यहां पर यही, तो इसके चलते राइटर के द्वारा जिक्र किया गया कई सारे हाई कोर्ट में जो जजेस को अभी अपॉइंट किया गया है, तो वो जो जजेस हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जा रहे हैं, अब यहां पर कोलिजियम सिस्टम में 5 मेंबर हो गए। अब ये किस पैटर्न पर यहां पर लोगों को चूज करते हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता है। ये बिल्कुल वेग पैटर्न है, 5 मेंबर क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, पब्लिक में कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरीके से जो अपॉइंटमेंट हो रहा है इसका क्या पता चल रहा है कि ये सही लोगों को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो पब्लिक में तो कुछ निकल कर आता ही नहीं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाया जाता है। तो हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है इंडियन स्टेट के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट बात है। और टोटल मिलाकर देश के अंदर 25 हाई कोर्ट आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, जिस राज्य से आप लोग निकल कर आते हैं देखना उसमें हाई कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट नहीं है। अगर नहीं है तो देखिएगा कि वो किस जुडिक्शन के अंदर में आता है, क्योंकि यूपीएससी में इंटरव्यू में या फिर स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू में जाकर बैठोगे तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आप लोगों के स्टेट के बारे में, ठीक है। तो बात करेंगे अभी इसके बारे में। पहले आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट इंडिया के अंदर जो होने चाहिए। आर्टिकल 217 ये बोलता है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, अपॉइंटमेंट करना चाहिए जजेस हाई कोर्ट के अंदर में। आर्टिकल 141 ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑल कोर्ट जो है वो एक तरीके से किसके अंदर काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करेंगे, यानी कि सारे कोर्ट रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी कि टॉप कोर्ट कौन होगा, टॉप कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, पर लेकिन टोटल मिलाकर हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दी है, जाकि आप लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी रहे, ठीक है। अभी अगर बात करते हैं हमारी कंट्री में टोटल 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट अगर किसका बनाया गया,
अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा निकाल के लाया गया है, तो इसके बारे में बताइए आप लोग, तो पता होगा सीधा सीधा, क्योंकि 2014 में क्या किया गया हमारी कंट्री में, राज्य को अलग किया गया जिसका नाम था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना हाई कोर्ट सबसे रिसेंट का हाई कोर्ट है, अभी 25वां हाई कोर्ट आया 2019 में हमारे देश में। तो याद रखिएगा तेलंगाना हाई कोर्ट, जो कि जिसकी सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर, हैदराबाद के अंदर में। तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिला। इससे पहले हाई कोर्ट जो बनाए गए हमारी कंट्री में 24 हाई कोर्ट हो गए थे। तो वो हाई कोर्ट कहां से निकाल कर लेकर आए गए थे, तो याद रखना वो हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिला, जैसे मणिपुर हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, मेघालय के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था। तो टोटल मिलाकर 25 हाईकोर्ट हमारी कंट्री में इस तरीके से देखने को मिले थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर, बेसिकली ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में कितनी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास में खुद का हाईकोर्ट है, तो पहले हमारी कंट्री में ओनली सिंगल यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी जिसका खुद का हाईकोर्ट था, और वो थी दिल्ली। अब हमारी कंट्री में 2 यूनियन टेरिटरी हो गई जिसका हाईकोर्ट है खुद का, जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा अब यहां पर, जो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का खुद का हाईकोर्ट है, तो 2 यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसका खुद का हाईकोर्ट है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से सबसे टॉप पर कौन सा रहता है, ये सुप्रीम कोर्ट रहता है, फिर हाई कोर्ट रहता है, फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हो जाते हैं, यहां पर सिविल और मेट्रोपॉलिटन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है अगर ट्रिब्यूनल के बारे में, तो ट्रिब्यूनल भी यहां पर एक पार्ट बन चुका है। अब यहां पर अगर जुडिशरी सिस्टम के अंदर आप लोग जाएंगे तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसमें ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया हमारे संविधान के अंदर में कि हाँ इस तरीके का भी कोई कोर्ट होना चाहिए जो कि मैटर को सुन सके। तो ये भी जुडिशरी सिस्टम का पार्ट बन चुका है। अब 2 तरीके के ट्रिब्यूनल होते हैं यहां पर, ठीक है, एक बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को देखता है और दूसरे अदर मैटर को देखता है। तो दोनों आर्टिकल मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किए थे कुछ दिनों पहले, बताइएगा, फिर आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत ले कीजिए, आंसर मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूं सारे, ठीक है, तो आप लोग उसको देख ले कीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में ना रहे जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर अगर 143 के बारे में आप लोगों से बात करूं तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है कंसल्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ में। तो आर्टिकल 143 मैंने बताया था, याद रख लेना, जैसे नॉर्मली आई लव यू बोलते हैं ना, तो इसमें आई हो गया, लव में 4 वर्ड हो गए और यू में 3 हो गए। तो 143 यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आई लव यू बोलते हैं कि आई लव यू यार, बता दे जिंदगी में टेंशन चल रही है कैसे दूर करनी है। सुप्रीम कोर्ट करता है हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, पर लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो माने या ना माने, बाउंड नहीं रहेगा सलाह में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। आर्टिकल 141 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास में एप्लीकेबल है ऑल द हाई कोर्ट जो भी कंट्री के अंदर में होगा। 139 बोलता है कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट्स, तो रिट्स जो होती है यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर देखने को मिलेगी आर्टिकल 139 के तहत। ओके, छोटा सा एक पोर्शन में आप लोगों को यहां पर हिस्ट्री का बताना चाहूंगा जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। हमारी कंट्री में अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, याद होगा आप लोगों को, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। तो जो 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट हमारी कंट्री में लेकर आया गया था, तो इसमें बेसिकली इस टाइम पर हमारी कंट्री में फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिले थे, ठीक है। तो यहां पर कुछ बातें और करूंगा, पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था कोलकाता के अंदर में, ठीक है। तो इसको कोलकाता बोलते थे यहां पर उस टाइम पर, ठीक है, आज के में इसका नाम चेंज हो गया, सी से कोलकाता बोलते थे। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे उसके अंदर, और 3 जज हुआ करते थे, यानी कि 4 मेंबर की बॉडी यहां पर बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से 1773 के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट है अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये पहला ऐसा सिस्टम था जो कि ब्रिटेन के द्वारा यहां पर लाया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा सके, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि रेगुलेट किया जा सके। तो एक तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे होने चाहिए, यानी कि देश के अंदर क्या क्या ये पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंपनी क्या करे, ये डिसाइड किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। गवर्नर जनरल जो था, जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको गवर्नर था जो बंगाल का, याद रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, उसको गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, यानी कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। और जो और थी यहां पर बेसिकली जो 2 टेरिटरी थी, एक थी बॉम्बे और दूसरी थी मद्रास, उनको बेसिकली जो उनके गवर्नर हुआ करते थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे ला दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि बंगाल जो है वो उभर कर सबसे ऊपर यहां पर निकल कर आ रहा था इस टाइम पर, बाकी जो बॉम्बे और मद्रास को था वो भी गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसके नीचे उनको ला दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वेरिंग हेस्टिंग यहां पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 का था हमारे देश में लाया गया। हिस्ट्री का पोर्शन है, पर लेकिन ये जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा, मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है एक बच्चे के द्वारा यार शानदार, कल जो है बैठकर 30 लेक्चर पॉलिटी के निपटा दिए गए समझ लो 30 लेक्चर। तो जिस किसी ने पॉलिटी नहीं देखी है पॉलिटी देख लिया करो, और जब भी पॉलिटी देखा करो उसके नीचे डन लिख दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन यहां पर लिख रहा है। तो उसने बोला सर शाम तक 30 लेक्चर निपटाए, एक बंदे के द्वारा सारे लेक्चर जो है
लगभग यहाँ पर मुझे लगा सर 8 या 9 दिन के अंदर निपटाएगा। उसने मुझे मेल भी किया था, रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाया डियर, पर लेकिन उसने मुझे लिखा सर मजा आ गया, मुझे यकीन नहीं होता मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। तो जब आप लोग ठान कर बैठते हो ना तो फिर यार कर देते हो काम को। तो इस तरीके से लेकर चलो, रिविजन पर ताबड़तोड़ तरीके से लग जाओ। दिन बहुत कम बचे हैं आप लोगों के पास में, तो अच्छे से रिवाइज करोगे चीजों को तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों से कोई यहाँ पर ये भी पूछ ले, स्टार्टिंग में जब आजादी के बाद में हमारी कंट्री में जब जुडिशरी बनाएगी उसके अंदर कितने यहाँ पर बेसिकली जज हुआ करते थे, तो याद रखना टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड थे। पर लेकिन आज की डेट में कितने हैं, 2019 में लास्ट चेंज यहाँ पर किया गया, और 2019 में जो चेंज किया गया अब हमारी कंट्री में 34 जज हो चुके हैं, जिसमें से 33 आप लोगों को नॉर्मल जज और एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को इसको लेकर भी नहीं होना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर, तो याद रखिएगा आर्टिकल 124 के बारे में बात की जाती है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 65 ईयर मैक्सिमम उसकी एज होनी चाहिए, ठीक है, 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर में, और इसी के साथ में एडवोकेट रहे 10 साल का। तो इसलिए कई सारे वकील जो रहते हैं वो चिंतित रहते हैं, उनको बेसिकली प्रमोशन नहीं मिलता है हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम जो कोलिजन सिस्टम है वो ये इसीलिए यहाँ पर आरोप लगाते हैं। ये जो आर्टिकल भी लिखा गया ये भी एक एडवोकेट के द्वारा ही लिखा गया है, उनको ये रहता है कि इसके अंदर पता ही नहीं आता है कैसे कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये चीज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में जिनको लगेगी ये पर्सन सही है, हालांकि आप बोलने वाली बात होगी क्योंकि बिना कोलिजम के प्रेसिडेंट जो है वो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया आप लोग यहां पर इनका देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। पर लेकिन अगर यहां पर हम लोग बात करें रिमूवल के बारे में तो आर्टिकल 124 यहां पर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। अगर हटाना है तो इंपीचमेंट वर्ड नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा यूज किया जाता है हटाने के लिए, पर लेकिन फिर भी यहां पर वही पैटर्न फॉलो करते हैं 2/3 जो ईच और हाउस में मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा आगे लेकर चलना है सिस्टम आप लोग को तो 50 जज होने चाहिए राज्यसभा में, इसको बोले कि हाँ इनको हटाना है, और यहां पर लोकसभा में होने चाहिए 100 जज जो इसको बोले कि हटाना है। और फिर यहां पर जज इंक्वायरी एक्ट 1968 यानी कि 1968 का चलता है जिसके बेस पर हम लोग हटा देते हैं बेसिकली किसी भी जज को यहां से। तो ये पैटर्न आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर इस तरीके से। तो राइटर का यही मानना है कि कैसे अपॉइंटमेंट कर रहे हो, कैसे हटा रहे हो, क्या क्या चीजें चल रही है, हमारी समझ में तो आ नहीं रहा है भाई साहब कैसे काम कर रहे हो, तो इसलिए जरूरी है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर एक पूछना चाहूंगा जो कि मैंने आप लोगों को अलग से लेक्चर भी बना रखा है पॉलिटी के अंदर में। आप लोगों को ये बताना है कि जैसे कि खुद का हाई कोर्ट हो गया यूनियन टेरिटरी का, कौन सी का, दिल्ली का, जम्मू एंड कश्मीर का खुद का हो गया। अब जो बची कुछ यूनियन टेरिटरी बच गई उनके हाई कोर्ट आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे, आप लोगों को ये बताना है। या फिर जो बच्चे कुछ स्टेट बच गए, क्योंकि मैंने तो बताया वो लोग 25 ओनली हाई कोर्ट है, तो बच्चे कुछ जो बच गए हैं अब उनके बारे में बताइए उनके हाई कोर्ट कहां पर है। आंसर डिस्कस कर दूंगा लेक्चर के अंदर ही अगर बोलोगे, वरना तो टेलीग्राम पर तो मैं पोस्ट कर ही दूंगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये कई बार पास्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं रहेगा। हमारे संविधान के अंदर ओरिजिनली क्या प्रोविजन रखे गए हैं कि हम लोग जज को कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, इसके बारे में क्या बातें बेसिकली संविधान के अंदर बोली जाती है। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कई बार पूछे गए हैं, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 आर्टिकल 217 ये हमेशा ये बताते हैं कि कैसे आप लोगों को जजों को अपॉइंटमेंट करना है। तो यहां पर क्या बताते हैं कि जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जज को अपॉइंट करेगा, कैसे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेगा कि यार बता भाई इनको अपॉइंटमेंट करना है नहीं करना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे कि हाँ भाई साहब ऐसा कर लो अगर कर सकते हो। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वर्ड सुनिएगा, नो, यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि यार इनको अपॉइंट कर दो, प्रेसिडेंट कह रहे हैं नहीं पसंद आया यार, ठीक है, इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, ये इंसान ना ये थोड़ा मोटा है, ये इंसान ना थोड़ा छोटा है, मतलब प्रेसिडेंट इंडिया कुछ भी अगर बोलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ऐसा है कि यार चलो टाइम पास कर लेते हैं, चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं और क्या चल रहा है दुनियादारी में, उसकी बात माननी तो है नहीं है। तो ये फंडा था यहाँ पर पहले जुडिशरी को अपॉइंट करने का, यानी कि संविधान में ओरिजिनली बोला गया इन आर्टिकल को कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपॉइंट करेंगे यहाँ पर जजेस को, तो यहाँ पर कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, पर लेकिन प्रेसिडेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है। तो ये जो है काफी ज्यादा जजों को खल रही थी बात, जज बोल रहे हैं यार ये तो हमारी इज्जत ही नहीं करने, जब चाहे जिसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं अपने हिसाब से अपने आदमी को बैठाते रहते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती यहां पर हो रही थी। तो इसके चलते यहां पर लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर एक केस आया 1993 में, तो कॉलेजियम सिस्टम जो था उसका बेसिकली एक नींव रखी गई। अब बोला यह गया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में अगर किसी भी जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो भाई साहब एक कॉलेजियम सिस्टम नाम की चीज आएगी। अब उस कॉलेजियम सिस्टम में क्या किया गया, बोला 3 मेंबर उसके अंदर होंगे। 3 मेंबर में कौन होंगे, एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 होंगे सीनियर मोस्ट जज। अब यहां पर अगर अपॉइंट करना है किसी को तो सलाह जो है यहां पर अगर जो दी जाएगी वो यहां पर ये कॉलेजियम देगा प्रेसिडेंट को, और ये जो कॉलेजियम की सलाह होगी ना ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। अब प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम नहीं करेगा,
तो यहां से क्या हुआ, ये पूरा जजेस का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम था कोलिजियम ने अपने हाथ में ले लिया कि अब जो हम बताएंगे तुम वो करोगे, ना कि तुम वो करोगे जो तुम चाहोगे। तो ये बातें यहां पर होगी। तो यहां पर ये हुआ, 2 जज का सिस्टम आ गया यहां पर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 3 मेंबर का सजेशन यहां पर लेंगे, ये मुद्दा चलने लगा। फिर आगे चल के लगा यार ये अभी 2 कम है यहां पर, और 2 ऐड करो इसके अंदर में। तो फिर 1998 में क्या किया, अब इसको 5 मेंबर का बना दिया। अब टोटल 5 मेंबर हो चुके हैं, यानी कि 4 तो जज हो चुके हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं। ये 5 मेंबर बेसिकली सलाह देते हैं कि किसको अपॉइंटमेंट करना है। तो यहां से एक पूरा स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया। तो कंपोजिशन मैंने बता दी, 5 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वीटो पावर, गवर्नमेंट जो है उसके पास में क्या अब यहां पर पावर रह गई इसको लेकर, गवर्नमेंट बस रिटर्न कर सकती है यहां पर कि हाँ भाई साहब आप लोगों को अगर इनको अपॉइंट नहीं करना, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस 4 जज ने भेजा कि यार इनको अपॉइंट करना है। अब गवर्नमेंट को लगा यार ये अपॉइंट करने लायक नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको उल्टा भेज दिया, ठीक है। अगर फिर से यहां पर कोलिजियम ने उसी को नाम दे दिया, नहीं हमको तो यही अपॉइंट करने हैं, अब गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है कि वो कुछ बोल सकेंगे। यानी कि मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी है, आप लोग एक बार रिटर्न कर सकते हैं कि पसंद नहीं आई बात आप लोगों को, पर अगर फिर से उन्होंने उन्हीं के नाम आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिए, फिर आप लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं है, फिर तो आप लोगों को घुटनों के बल चलकर ही आना पड़ेगा कि हाँ भाई इन्हीं को अपॉइंट करते हैं। तो ये मुद्दा यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते कई सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर करते क्या हो, ये बता तो दिया करो भाई साहब, उसके अंदर खिचड़ी क्या बन रही है तुम ये बता ही नहीं रहे हो। और गवर्नमेंट को भी कई बार दिक्कत देखने को मिलती है, पर गवर्नमेंट ने भी सॉल्यूशन निकाल रखा है। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आओ आओ तो सही, तुम रिकमेंडेशन भेजोगे तो हमारे पास में, अगर हमको पसंद नहीं आया तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, हम तुम्हारे हाथ में मौका थोड़ी ना देंगे, हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे पॉलिथी मारकर। यानी कि कोई अगर रिकमेंडेशन कोलिजियम सिस्टम ने दे दी तो गवर्नमेंट हरकत क्या करती है, 2 महीने 4 महीने मतलब 2-2 साल तक उनके ऊपर बैठी रहती है, रिटर्न ही नहीं करती है। रिटर्न करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ोगे ना, हमने रिटर्न ही नहीं करने, अब बढ़ लो कैसे बढ़ोगे आगे। तो ये इस तरीके की जो मजे लेती है गवर्नमेंट कई बार कोलिजियम सिस्टम के साथ में, इसके चलते भी दिक्कत देखने को मिल रही थी। तो बोला ये गया यार ये ना दोनों चूहे बिल्ली वाली जो रेस चल रही है ना, ये इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चूहे बिल्ली वाली इस रेस को खत्म करके हम लोग एनजेसी बनाते हैं। इसको बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि जुडिशरी के अंदर एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसका कमीशन यहां पर इनके द्वारा लाया गया है। तो इसके चलते हमारे संविधान में संशोधन किया गया, इसको 99वां संशोधन बोला गया, 2014 में यह संशोधन लाया गया, ठीक है। जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है, तो ये जो संशोधन लाया गया इसमें क्या किया गया, दोनों के हाथ में पावर दे दी। एनजेसी एक्ट जो था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और इसके चलते फिर यहां पर एक पर्टिकुलर सिस्टम जो था वो रिप्लेस हो गया, जिसको कोलिजियम बोलते थे कि अब एनजेएसी काम करेगा। तो यहां पर 99वां जो कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट किया गया, इसमें पावर दे दी कि ठीक है अभी इसको फोर्स में लेकर आते हैं और 13 अप्रैल को इसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया कि हाँ इससे अब काम करेंगे यहां पर। तो इसके चलते क्या हो गया, अब यहां पर काम ऐसा चलने लगा कि इसमें क्या रहेंगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। तो मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि पहले वाला जो कोलिजियम था ना वो वाला आ गया यहां पर, यानी कि सीनियर मोस्ट जज रह गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और 2 जज रह गए, यानी कि 3 तो तुम लोग रहोगे, ठीक है। जो पहले कोलिजियम लाया था 3 तो वो हो गए, बाकी यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे, यानी कि टोटल 6 मेंबर रहेंगे। अब 6 मेंबर में 2 तो हो गए यहां पर बेसिकली जुडिशरी के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज। अब 3 हो गए यहां पर, किसके हो गए, 3 हो गए यहां पर बेसिकली कहां से, ये हो गए गवर्नमेंट से, एक लॉ मिनिस्टर और 2 इनके नुमाइंदे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके 2 चेले हो गए, और यहां पर जो बेसिकली यूनियन लॉ मिनिस्टर उनके 2 चेले हो गए। तो टोटल मिलाकर 6 लोग यहां पर आ गए। तो ये 6 लोग डिसाइड करेंगे। अब दिक्कत ये आ रही है इन 6 में से अगर दोनों में एक जुड़ जाए कि हाँ नहीं भाई हम लोग नहीं मानेंगे, तो फिर मुद्दा रुका रहेगा यहां पर। मान लीजिए तीनों ने बोल दिया यहां पर कि हम नहीं करेंगे और तीनों ने बोल दिया हम ये करेंगे और मिल नहीं रहे, तो फिर दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। तो एनजेएसी एक तरीके से बोला गया, एनजेएसी नोट टू रिकमेंड पर्सन इफ एनी 2 मेंबर डिड नॉट एग्री, यानी कि अगर इनमें से 2 मेंबर भी अगर एग्री नहीं हो रहे हैं तो उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर होने लगी। तो इसके चलते लगा कि ये गलत बात है, क्यों, क्योंकि अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाएगी, यहां पर दिक्कतें चलती रहेंगी। तो इसलिए बोला गया यहां पर कि आप लोग ये जो बेसिकली यहां पर ये जो फंडा लेकर आए हो यहां पर एनजेसी का, इसको खत्म करो। क्यों, क्योंकि जुडिशरी के अंदर ये इंटरफेयर कर रहा है। तो यहां पर हमारी कंट्री में एक केस था जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, केशवानंद भारती केस। उसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, वो केस आया था 1973 में, ठीक है। उसको नाम से याद रखिएगा, इसको 1973 में हमारी कंट्री में मैंने आप लोग कई बार बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, तो उससे याद रखना इसको टाइगर के साथ में कनेक्ट कर। ये केस भी ऐसा ही था, टाइगर से कम नहीं है ये, ठीक है। इसने बेसिकली जब घुमाया भाई साहब, मतलब ये केस देख के ना मेरा मजा आ गया। देखा पता कि क्या बोला, मैं आप लोग एक मिनट एक स्लाइड खोलता हूं तभी आप लोग समझ पाएंगे, एक सेकंड रुकना।
इनके द्वारा बड़ा ही माइंड ब्लोइंग काम किया गया इस केस में। 1973 में जो केस है यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया, वैसे तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है वो सोवरन है, उसके हाथ में फुल पावर है, वो जो कर सकती है, ठीक है, मतलब जहां से चाहे संविधान को वो अमेंडमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर तो दे दी यहाँ पर जुडिशरी को, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, जुडिशरी को बोल रहा हूं सॉरी, जो पार्लियामेंट को, ठीक है, तो पार्लियामेंट को पावर तो दे दी, पर ये बोल दिया कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका हनन नहीं करेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट बोली कि ठीक है यार, हमको तो पावर मिल गई बहुत सारी, हम तो अब बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करेंगे, पर लेकिन बनाते रहेंगे। तो पार्लियामेंट को क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट सो रही थी एक दिन, पार्लियामेंट उठी तो पार्लियामेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट को जाकर, यार ये तो बताओ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि हाँ हम लोग किस दायरे में जाकर हम लोग बेसिकली अमेंड कर सकते हैं। तो जब पार्लियामेंट गई सुप्रीम कोर्ट के पास में और पार्लियामेंट ने पूछा, तो उसका मुद्दा यहां पर ये निकल गया कि भाई साहब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना हम अपने आप डिसाइड करेंगे केस टू केस में। इनके द्वारा ये बोला गया तुम आओ तो सही हमारे पास में, फिर हम लोग बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कितना तुमको हमको पावर देना है और कितना पावर नहीं देना है, ये मुद्दा हमारे हाथ में रहेगा फिर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि यानी कि इनडायरेक्ट वे में कि दूसरी साइड से जाकर कान पकड़ लिया कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। तो ये केस इसीलिए बहुत फेमस है, केशवानंद भारती केस। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना रखा है पॉलिटी के अंदर, देखिएगा आप लोगों को सुन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चक्षु खुल जाएंगे आप लोग, ठीक है। अभी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, यहां से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर सुन रखे तो आप धड़ल्ले से ऐसे आंसर दोगे। क्या था यहां पर बोला गया था बेसिकली कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। अगर बात करें ये यहां पर आप लोगों को मैंने याद होगा पहले भी कोलिजन सिस्टम पढ़ाया, तो ये लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये लिस्ट दिखाने का मतलब यहां पर यही था ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग के बने तो उनका सोल्यूशन आप लोग निकाल सको, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, लेक्चर देख लेना, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो आएंगे बाहर नहीं आएंगे यार। करंट अफेयर को तो ऐसा कर दूंगा ना, करंट अफेयर और पॉलिटी तो आप लोग एक बार को बोल सकते हो कि मैं हूं ना, ठीक है, उस लेवल पर आप लोगों को लाके रख दूंगा, पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, रिवीजन करते रहिएगा। स्टैटिक पोर्शन जो बैकग्राउंड में पढ़ाऊंगा ना जाकर, उसको थोड़ा सा कवर करते रहिएगा मेरे साथ में, और रेगुलर लेक्चर सुनते रहिएगा। आप लोगों को ऐसा कर दूंगा कि आप लोग एग्जाम में जाकर बोलोगे कि हम ही हम है तो हम ही हम है, बस, ठीक है, वो वाला फीलिंग आएगी। अभी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी बेंच जो है वो लखनऊ के अंदर में, क्या ये सही है? आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हाजिर हो गया, ये लखनऊ में है, जी हाँ बिल्कुल है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है। दूसरा बोला गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच जो है वो ग्वालियर में है, आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हाजिर हो, कहां है मध्य प्रदेश भाई, बताओ तो सही। मध्य प्रदेश ग्वालियर में है, जी हाँ बिल्कुल है, ये रही ग्वालियर में, ठीक है, ये ग्वालियर में भी है बेंच और इंदौर में भी है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो है बेसिकली वो जोधपुर के अंदर है। देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान कहाँ है भैया, राजस्थान राजस्थान राजस्थान, अरे कहाँ गुम हो गए वो, ये रहो, ठीक है। तो जोधपुर में है इसकी बेंच, जी हाँ बिल्कुल है राजस्थान के अंदर, तो ये भी होगी जोधपुर में, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोई बेंच नहीं है, ये बोला गया। तो गुवाहाटी कहां पर है आप लोग को देख लेते हैं। बेसिकली गुवाहाटी हाईकोर्ट कहां पे भी दिखने को मिलेगा, यह गुवाहाटी हाईकोर्ट। बोला गया कि इसकी बेंच कोई है, जी हाँ भाई साहब, तीन है, ठीक है। ये कोहिमा हो गया, आइजोल हो गया और ईटानगर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्या हम लोग को ये सारी चीजें रटनी होती हैं, बिल्कुल नहीं रटनी होती है, ठीक है। एक तो कुछ तो इंपॉर्टेंट ये याद रखिए, जो सबसे पुराने हाईकोर्ट है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट हाईकोर्ट बने उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसी के साथ में अपना जो जिस राज्य से आप लोग आते हैं उसका अगर कोई हाईकोर्ट है तो उसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। कई सारे ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट उससे कर लोगे, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, सारी चीजें नहीं रटनी होती है, एलिमिनेशन पर आप लोगों को खेलना होता है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्ट यहां पर बन जाते हैं, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि क्या क्या हमारी कंट्री में सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो होता है वो एक इलेक्टेड हेड नहीं, बेसिकली गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड हेड होता है। और यहां पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर पूरा एक चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और पॉलिटी के अंदर भी जाकर आप लोग इसको आज रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे आप लोगों के पास में अभी टाइम कम बचा हुआ है, तो पॉलिटी का रिवीजन जो है उसको अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी करंट अफेयर है उसका भी आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोग की पढ़ी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लेना, ठीक है। गवर्नर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक देखने को मिलेंगे। पार्ट जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 6 में गवर्नर नजर आते हैं संविधान के अंदर में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर है उनके साथ में डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। अगर बात करें ये यहाँ पर बेसिकली जो अब तक JNK हुआ करता था उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, पर लेकिन अभी क्या हो गया है, JNK जो है वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिनको आप लोग LG बोलते हैं। तो कौन है प्रेजेंट टाइम पर LG, वो आप लोग जरूर बताना, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर होते हैं सबसे टॉप पर, फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे आप लोगों से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल रहता है। तो ये पोस्ट पैरेलल में है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली
सेंटर में आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, पर स्टेट में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, इनकी जो भी काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो गवर्नर के नाम पे किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बन जाता है। अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो नॉर्मली ये माना जाता है कि गवर्नर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से एजेंट की तरीके से देता है सेंटर का, पर लेकिन ड्यूअल रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि गवर्नर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड भी है और एक कनेक्शन भी काम करता है बनाने का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें देखने को मिलेगी। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जब किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कई बार, कि गवर्नर जो है वो एक राज्य के दो गवर्नर, एक मतलब दो राज्य का एक गवर्नर भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये भी यहाँ पर बेसिकली बात की गई, ठीक है। गवर्नर जो है वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और ना ही इनडायरेक्टली, यानी कि ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 में हालांकि बोला गया कि गवर्नर जो है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉय नहीं है कि आप लोग यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर बेसिकली बोलो कि हमारा ये लोग है इस तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है तो उसको इसके हिसाब से काम कर देना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर जब बात करते हैं ड्राफ्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी गवर्नर की, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको मानने से मना कर दिया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि गवर्नर के लिए भी यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए देश के अंदर में, तो आप लोग कैसा लगेगा इसके बारे में, आप लोग कैसे सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई जगह हैं जैसे गवर्नर के लिए इलेक्शन होते हैं, उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अमेरिका का मॉडल। तो गवर्नर जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे देश में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कनाडा का मॉडल फॉलो किया, जहां पर गवर्नर होता है बेसिकली स्टेट के अंदर में, कनाडा में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कहते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देखते हैं गवर्नर जनरल बेसिकली यहाँ पर जब अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा वही हुआ यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट के बेस पर हम लोगों ने इसको आगे लेकर चले। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है यहाँ पर? सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एज जो है वो 35 साल से या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। ओनली दो बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई है क्वालिफिकेशन गवर्नर के बारे में, और दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हाँ ये चीजें भी मान लेनी चाहिए कि एक तो वो आउटसाइडर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो जब उसको अपॉइंट किया जाए, और जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिक्वायर करना है यहाँ पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, कंसल्ट करना है, तो इनको वॉयलेट न करे, इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं अपॉइंटमेंट की जो की जाती है गवर्नर की। क्योंकि आगे चलकर गवर्नर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है। गवर्नर जो है यहाँ पर एक तरीके से वो फेथफुली एग्जीक्यूट करता है अपना ऑफिस, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने आप को सर्विस के लिए यहाँ पर बेसिकली लोगों की एक तरीके से अपने आप को एक बनी के समर्पित करके रखता है। अगर बात करें यहाँ पर तो चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट होते हैं वो यहाँ पर इनको यहाँ पर बेसिकली ओथ दिलाते हैं गवर्नर को। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आप लोगों से। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर वो अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेजेंट न हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली बोला तो जाता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे गवर्नर रह सकता है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि गवर्नर का नाम जो है प्रेसिडेंट के नाम पे है, पर लेकिन रियलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। यहां पर बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर वो बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जो है वो नॉट जस्टिफाइबल, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई सारी कंट्रोवर्सीज बनती हैं, तो आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए यहाँ पर तो एक बिल के बारे में क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, खासकर अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस में या फिर आगे जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें तो यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, पर लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं। गवर्नर को क्या पावर है जब इसके पास में कोई बिल जाता है? एक तो सबसे बड़ी पावर तो ये कि वो चाहे तो उसको असेंट दे दे, यानी कि ठीक है बिल आ गया, पास करा दिया, साइन कर दिया, ठीक है। दूसरा है उसको विदहोल्ड कर ले सेंस के लिए, अपने पास में उसको रोक के रख ले। तीसरा है उसको रिटर्न कर दे यहाँ पर बेसिकली असेंबली के पास में, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया, मनी बिल को तो नहीं कर सकता है, मनी बिल एक अलग फंडा हो जाता है, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया तो फिर असेंबली क्या करेगी, उसको फिर से अगर उसको काम करने के बाद में उसको रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर फिर उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा, फिर वो रोक नहीं सकता। रिजर्व कर ले बिल फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को देने के लिए भी यहाँ पर रिजर्व कर सकता है। वो कौन सा बिल होगा? अगर कोई संविधान के अपोजिट में हो, यानी कि संविधान के हिसाब से कोई बिल ना हो, ठीक है, अपोज करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, ये कंट्री के इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, इसी के साथ में जो डील करता है डायरेक्टली आर्टिकल 31A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई यहाँ पर और लगता है कि यहाँ पर जो एक प्रेसिडेंट के पास में जाना चाहिए, तो ये पावर होती है गवर्नर के पास में। पर लेकिन इस पावर का कई बार माना जाता है कि गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बिल को यहाँ पर बेसिकली रोक लिया जाता है, जिसके चलते कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुस्से में आप लोगों को नजर आती है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो करंट के साथ साथ में एक स्टैटिक चैप्टर भी आप लोगों का कवर यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा सा जाकर पॉलिटिको आप लोग लक्ष्मीकांत को उठाकर देखना, आप लोगों को एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है।
यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3 और इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसको मैं काफी आसान शब्दों में आप लोगों को पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे। पहले समझिए कि न्यूज में किस लिए है। अभी हमारी कंट्री में यहां पर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी उसके द्वारा यहां पर डेटा प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो अभी डिक्रीज हुआ है, यानी कि लेबर का जो पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में वो कम हुआ है। और कितना कम हुआ है वो बेसिकली अभी यहां पर कम हो गया, 40 पर आ गया है। पहले यहां पर 47 पर था, ऑलरेडी कम था, अभी 40 पर आ गया 2016 के कंपेयर में, और कम यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। आखिर रीजन क्या है, अगर यहां से पूछा जाए आप लोगों से कि ऐसी दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही है, तो हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जो महिला है वो यहां पर लेबर फोर्स से आउट हो जा रही है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत निकल कर आ रही है। तो अभी यहां पर अगर बात करें जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है, यानी कि बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 15 साल या फिर उससे बड़ी है, यानी कि उससे ज्यादा एज की है। उनको सबको जॉब चाहिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, पर लेकिन आज की डेट में चीजें एक तरीके से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जिनको जॉब चाहिए उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है और दिक्कतें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये सामने बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी क्या क्या मुद्दा है। वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर आप लोगों से फॉर्मूला, यानी कि आप लोगों से यहां पर एक तरीके से इसका उन्हीं कहते हैं एक तरीके से इसका फॉर्मूला आप लोगों से कोई पूछे क्या है, तो यहां पर पूरी लेबर फोर्स कितनी है हमारे पास में और वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं लेबर फोर्स को तो हमारा पार्टिसिपेशन रेशियो आ जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, माइंड में क्लैरिटी होती है आप लोगों को चलेगी। पहले तो सबसे पहले यहां पर जो CMIE यानी कि यहां पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE बोलूंगा इसको आर्टिकल में, आगे कंफ्यूज मत होना। इसके द्वारा यहां पर बेसिकली क्या बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप लोग ये बताइए कि एक तरीके से लेबर फोर्स क्या होती है, आप लोगों से सोचिए आप लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप लोगों से पूछ ले कि लेबर फोर्स क्या होती है, और ये पूछा भी गया है। अभी रिसेंटली यहां पर एक बंदे से बात हो रही थी तो उससे यहां पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया यहां पर इंटरव्यू के अंदर में, ठीक है, लेबर फोर्स के बारे में। तो यहां पर लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से पूछे तो यहां पर बात की जा रही है कि 15 साल या फिर उससे ज्यादा का अगर कोई पर्सन है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो यहां पर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, या तो वो इंप्लॉयड होगा यानी कि या तो वो जॉब कर रहा होगा, या फिर वो जॉब की चाह में होगा, यानी कि वो जो होगा वो चाह रहा होगा कि उसको जॉब मिल जाए और वो ढूंढ रहा होगा एक तरीके से बेसब्री से कि मुझे जॉब मिल जाए। तो ये दोनों जो इंसान है ये लेबर फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगर आज की डेट में एक कोई ऐसा इंसान है जिसके बाप की 50 बीघे जमीन है और भाई साहब दुनिया भर का माल पड़ा है घर में और उसको बेसिकली जॉब नहीं मिली है और उसकी इच्छा भी नहीं है कि वो जॉब करे, तो वो यहां पर लेबर फोर्स का पार्ट का लेबर फोर्स का बेसिकली हिस्सा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि इच्छुक इंसान जो कि चाहता है कि उसको जॉब मिले वही इंसान जो है यहां पर लेबर फोर्स का पार्ट होगा। ये बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखकर चलनी है। यानी कि 2 कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी में एक क्या है, दोनों की डिमांडिंग क्या है, एक तरीके से जॉब, यानी कि एक तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और दूसरे की डिमांड है जॉब। तो यहां से आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें चलते हैं यहां पर जो कैटेगरी 1 है वो तो सक्सेस हो गए, उनको जॉब मिल चुकी है, उनकी बल्ले बल्ले सब बड़ाई कर रहे हैं, वाह लड़के को जॉब मिल गई, लड़की को जॉब मिल गई। पर लेकिन कैटेगरी 2 जो है वो यहां पर मैक्सिमम लोगों की देखने को मिलेगी जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जो आतुर हैं इस चाह में कि उनको जॉब मिले। तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, यहां पर सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अगर बात करें ये एक तरीके से वर्किंग एज को देखता है, वो वर्किंग एज जो कि 15 या फिर उससे साल ज्यादा की है यहां पर, और जो डिमांड कर रही है जॉब की, ये बात जरूर याद रखेगा, जॉब की डिमांड यहां पर बताई गई है। तो अगर कोई बात करें इंप्लॉयड और अनएम्प्लॉयड तो दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहां थोड़ा डिफरेंस तरीके से थोड़ा सा पूछा जाए आप लोगों से कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर वही आएंगे जो काम करें, नहीं भाई साहब वो भी आएंगे जिनको काम की जरूरत है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है वो है कि इंडिया का अभी रेट कम क्यों हो रहा है, ये इतना ज्यादा कम आखिर कैसे हो गया, इतना लो कैसे हो गया। तो यहां पर देखिए मेल का जो पार्टिसिपेशन है अगर फीमेल के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो यहां पर रेशियो है वो 67.4% है और फीमेल का क्या है यहां पर ये 9.4 है। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए यहां पर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो एवरेज फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो 47 है और हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से अगर बात करें इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 25% आप लोग यहां पर देखने को मिला था। अभी यहां पर इतना भी लो आप लोगों के सामने यहां पर चीजें निकल कर आ रही है। यानी कि आज की डेट में ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस टाइम पर कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी कम है और आज के में तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई कोविड-19 के चलते। तो अब आप लोग समझिए यहां पर कि फीमेल के पार्टिसिपेशन की वजह से यहां पर ये दिक्कत निकल कर आ रही है। अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, हमारी कंट्री का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यार इतना सारा कम हो गया, आप लोग ये बताओ इसके कम होने के रीजन क्या है। कोई भी एक उदाहरण दो, चलो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए,
कोई भी एक उदाहरण दो, आखिर वुमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही है। खासकर लड़कियों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों कम है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वैसे आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर। आप लोगों को देखने को मिलेगा घर से जो घर वाले हैं ज्यादा दूर भेजने के लिए लड़कियों को तैयार नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती है कई बार कि हाँ काम तो मिल गया पर आने जाने में दिक्कत है, और इतना घर पे पैसा नहीं है कि वहां पर रूम लेकर रह ले, ठीक है। वायलेंस देखने को मिलेगा अगेंस्ट वुमेन, कहीं पर छेड़खानी हो रही है, कहीं पर किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, किसी का रेप हो गया, ठीक है। सोसाइटल नॉर्म्स रहते हैं, लड़की बाहर जाकर काम करेगी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है जिसके चलते दिक्कत क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर में। तो ये कम से कम 4 पॉइंट अगर आप लोग लिख देते हैं कि आज के डेट में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्यों यहां पर कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, इफिशिएंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ढंग से नहीं है, वायलेंस होते हैं, और सोसाइटी के नॉर्म्स है कि हाँ लड़की क्या करेगी बाहर काम जाके, आखिर में जाके तो क्या करना है कि चूल्हा बर्तन या घर के कपड़े धुलने वही सारा काम करना है, बच्चे पैदा करना। तो वो वाली आधी अभी भी सोसाइटी में कई जगह वो सोच है, तो उस सोच से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आप लोग कम से कम बीइंग ए वुमेन, कम से कम आप लोग बीइंग ए गर्ल, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। अभी कुछ और बातें करता हूं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर आप लोगों से बातें की जाए, ये पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता था, अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको आप लोग एनएसओ बोलते हैं, जो यहां पर बेसिकली इसको प्रस्तुत करता है आज की डेट में, तो इसके द्वारा 2017 से यहां पर स्टार्ट किया गया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग है 2017 में तो एनएसओ भी नहीं था, मतलब यहां पर कोई और ऑफिस हुआ करता था जिसको एनएसएसओ बोला करते थे आप लोग। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो जाएगी इसी बहाने से। तो यहां पर जो बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया 2017 से अप्रैल के महीने से। तो ये महान काम अप्रैल के महीने में होना स्टार्ट हुआ 2017 में, जिसके चलते पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया देश के अंदर में, और ये पता चला यहां से कि कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देश के अंदर में है। अनएम्प्लॉयड जो इंडिकेटर है उसके बारे में बताया गया, कितना यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन रेशो क्या है, कितना प्रोपोर्शन है अनएम्प्लॉयड लोगों का, कितना है यहां पर एक तरीके से अनएम्प्लॉयड रेट गांव में शहरों में, वो सारी बातें यहां पर बताई गई। तो इसके चलते हमारे सामने निकल कर आया यार इतने सारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं, और जबकि सबके पास में अच्छी एजुकेशन है। तो ये एक महान इंसान थे जिनका नाम था यहां पर अमिताभ कुंद, ठीक है। तो अमिताभ जो कुंद थे यहां पर, इनके द्वारा एक कमेटी हेड की गई और उनके द्वारा बोला गया यार ये काम करने स्टार्ट करो, कम से कम तुमको पता तो रहेगा किसके पास में जॉब नहीं है, और फिर उसी हिसाब से आप लोग स्कीम निकाल के ला सकते हो, अपने देश में स्कीम प्रोवाइड करा सकते हो, लोगों के जॉब के बारे में बातें कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बातें निकल कर आई, ठीक है। तो यहां पर नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एनएसएसओ आप लोग बोलते हो, वो आज की डेट में एनएसओ बन चुकी है, यानी कि उसका अपग्रेडेशन हो गया है। क्या हो गया उसका अपग्रेडेशन, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ये डेटा रिलीज करती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर यहां पर, और ये एवरी 5 ईयर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी यहां पर पता चलती है। अब यहां पर जो एनएसओ है, जिसको मैं भी एनएसओ बोल रहा हूं, ये पुराने टाइम पर बेसिकली अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पहले सीएसआई इसको बोला गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, 1951 में जब बनाया गया। आगे इसका नाम चेंज करके सीएसओ कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे चल के सीएसओ तो ऐसा कैसे ही रहा, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके ऑफिस कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे यहां पर एनएसएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस था, ये एक था, और यहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अलग था। दोनों को मर्ज कर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया, ये नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और आज की डेट में यही काम कर रही है, जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, जो इससे पहले यहां पर 1999 में बनाई गई थी। 2 डिपार्टमेंट को मर्ज कर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनको मर्ज कर ये बेसिकली मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अब इतनी बातें बताने के बाद में थोड़ी सी तो चुल यार मुझे भी है, वो मेरी चुल आप लोग ठंडी करो। मुझे ये बताओ कि यहां पर कौन इसके मिनिस्टर हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको भी चुल लगी रहती है क्वेश्चन पूछने की तो मुझे वो चुल याद आ गई यार इतना पढ़ाने के बाद में इतना भी नहीं पूछूंगा तो फिर क्या पढ़ाना रह गया, ठीक है। इतना तो कम से कम हक बनता है ना मेरा भी कि हाँ इतने क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाए मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा, चुल रहती है सर इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से थोड़े से और ज्यादा पूछेंगे और ज्यादा चुल जगाएंगे, ठीक है कहां से लाते हो ये शब्द निकाल के। आगे चलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के बारे में बात करें तो अभी बताएं यहां पर बेसिकली 2 एस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो यहां पर बात की जा रही है, मेजर किया जाता है डायनामिक इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस देखने को मिलता है शॉर्ट टाइम इंटरवल में, खासकर 3 मंथ में अगर बात करें अर्बन एरिया में ओनली, जो करंट वीकली जो स्टेटस है वो यहां पर देखा जा रहा है। देखिए क्या होता है, आज के लिए मान लीजिए सर्वे आप लोग निकालोगे, पता चला यहां पर किसी एरिया में लोग काम करने के लिए आए, कुछ टाइम बाद वो कहीं और जाकर काम करने लगे,
तो इसलिए वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और इसी के साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो रूथ है यहाँ पर एक तरीके से ये एक तरीके से इसका रेशियो निकाला जाता है। यानी कि जैसा मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया था ना यहाँ पर इसके बारे में कि जो बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में, तो वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो है यहाँ पर, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये अनएम्प्लॉयड रेट, तो इसके कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात की गई कि गांव वाले और शहर वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं ताकि यहाँ पर इसको एनुअली प्रॉपर वे में काउंट किया जा सके। देखिए ये ऐसी चीजें जो कि चेंज होती रहती हैं, तो इसको रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये कि पता चलता रहे कौन कौन कहां पर काम कर रहा है। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बन भी चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं जो कि बेसिकली ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई साहब इनके पास में जॉब नहीं है। तो कई कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोला जाता है सबसे पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? ये ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर मोर लोग जो है ज्यादा लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉय में जितने रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर, अगर घर में 10 आदमी हैं और 5 बीघे जमीन है, 10 के 10 उसमें लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि और कुछ काम करने के लिए है ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये लगता है कि चलो इसी में लगे रहते हैं। तो वहां पर उसी काम को 5 लोग कर सकते हैं, पर लेकिन वहां पर 10 लोग लगे हैं, तो एक्स्ट्रा 5 लोग क्या हो गए? वो डिस्गाइज्ड हो गए, यानी कि कुछ और काम कर सकते थे, घर में और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, पर लेकिन उसी में लगे हुए, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर कई बार पूछ भी ली जाती है। अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर परिवार से आते हैं तो आप लोगों से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां पर बन जाएगा। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए अभी गेहूं कट रहे हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा गन्ने का सीजन आएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है, पर लेकिन एक टाइम पर वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर कोई और सीजन आता है। तो सीजन के बीच में जो टाइम रहता है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सीजनल जो वर्कर होते हैं, तो वहां पर फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, वो दिक्कतें निकल कर आती है, ठीक है। एक होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। का मतलब क्या होता है अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर मिसमैच होता है। यानी कि मेरे पास में टीचिंग की क्वालिटी है, ठीक है, किसी ने मुझे दे दिया कि यार तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, लोगों की हेल्थ देखो। मैंने कहा भाई साहब टीचर हूं मैं, नहीं डॉक्टर बन जाओ ना, आप हेल्थ भी देख लोगे, मतलब बच्चों की हेल्थ देखो, हेल्थ सही है फिर हेल्थ गलत है, तो ये कैसे मैं बता सकता हूं? तो आप लोग समझिए इस चीज को। तो मिसमैच रहता है कि मेरी क्या स्किल है और मुझे काम क्या करने को दे दिया गया है, तो दोनों फुलफिल नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये दिक्कतें कई बार देखने को मिलती है। तो स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहां पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये अवेलेबिलिटी जो स्किल है, पर लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और की है, मिसमैच हो जाता है, तो जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। एक है यहाँ पर साइक्लिकल, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक बिजनेस साइकिल होती है। जैसे रिसेशन आ गया 2008 में, ठीक है, अभी कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो ऐसी अगर कोई साइकिल आ रही है, टाइम टू टाइम दिक्कतें हो रही हैं ऐसी, तो ये देखने को मिलता है कई बार जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है, एक तरीके का ये भी अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में एक और होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? आज की डेट में आप लोगों को पता है हम लोग कंप्यूटर यूज करें, पर लेकिन जिस टाइम पर यहां पर राजीव गांधी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जब बोला गया कि कंप्यूटर यूज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए, यार कंप्यूटर तो यूज करना आता नहीं है, ये कैसी मशीन लेकर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार कंप्यूटर आएगा तो लोगों को जॉब कम मिलने लगेगी, यार ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो गए इस टाइम पर, जैसे तैसे उनके द्वारा कंप्यूटर सीखा गया और कुछ के द्वारा नहीं सीखा गया, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब गई जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं है, और जिन्होंने सीख लिया वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं आज के डेट में, वो अब तक कंप्यूटर के बादशाह बन चुके हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। पर लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जो है वो जॉब लॉस एक कैटेगरी में करता है तो दूसरी कैटेगरी में जॉब देता भी है। जैसे कंप्यूटर सुधारने वाले की दुकान आज के डेट में हर एक सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंप्यूटर के बेस पे कितने सारे लोगों को जॉब मिल रही है, घर से लोग काम कर पा रहे हैं कंप्यूटर के बेस पर, तो क्या जॉब कम कर दी? पर लेकिन उन लोगों की जॉब कम कर दी जिन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो टेक्नोलॉजी में जब चेंज आता है तो तब आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी बात की जा रही है कि ड्राइवर लेस गाड़ी आ रही है, तो यार ड्राइवर की जॉब कम हो जाएगी, पर लेकिन टेक्नोलॉजी यहां पर जितनी बढ़ेगी उतने सारे लार्ज स्केल पर उन लोगों को जॉब मिलेगी जो टेक्निकल फील्ड में कनेक्टेड है आज के डेट में। तो इंजीनियरिंग फील्ड में आने वाले टाइम में और अच्छा खासा बूम आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर सही तरीके से इंजीनियरिंग की है, प्रोजेक्ट को मार्केट से खरीद कर लेकर अगर नहीं आए हैं तो, ठीक है। अदरवाइज मत लेना, जोक था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग बता सकते हैं आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है फ्रैक्शनल क्या होता है? मान लीजिए आप लोग जो है काफी क्वालिफाइड लोग हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आज की डेट में आप लोग जो है जिस जॉब पर लगे हुए हैं वो जॉब आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही, किसी और जॉब में आप लोगों को जाना है। तो यहां पर क्या करते हैं, उस टाइम पर जब एक जॉब से दूसरी जॉब में आप लोग स्विच करते हैं, उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आप लोगों को बताए और इसके बेस पर ऑलरेडी यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन बता दो आप लोगों को। तो क्वेश्चन में पूछा गया 2013 में यहां पर, और पूछा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली क्या होता है, ठीक है।
तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, एक बात की जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज लो। तो क्या है सही आंसर? आंसर यहां पर आप लोग इसका सी देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहां पर बोला गया कि मैंने बोला था कि 10 लोग काम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां पर 5 लोग भी काम कर सकते हैं। तो जो 5 लोग यहां पर बेसिकली एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी तो यहां पर जीरो है ना, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। उनका तो कोई मतलब नहीं है, उनका रहना या फिर ना रहना वो एक इक्वल है यहां पर। तो ये आप लोगों से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2013 के अंदर में। तो कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी आप लोगों के पास में होगी तो रियलिटी में आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है। रट कर चलोगे तो फिर कहीं पर भी आप लोग कान खड़े हो जाएंगे 1 मिनट में, पर समझ के चलोगे तो एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होगा। तो क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें मैंने आप लोग यहां पर बता दी, ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी, एक यूपीएससी क्वेश्चन भी आप लोग के सामने हो गया, और 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। थम्स अप देकर बताना कि क्लैरिटी आई है नहीं, या थम्स डाउन देकर बता सकते हैं कि नहीं आई, फिर उसको आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों को बेसिकली इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। बाकी न्यूज एनालिसिस वाला मैंने पोर्शन काफी कुछ आप लोगों को कवर यहां पर कराया, जैसे कि यहां पर ये ऑफिशियल एंट्री के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ठीक है। डेथ वाली बातें यहां पर की, एक्सपोर्ट जो है हमारा बढ़ गया है, पर लेकिन अप्रैल के कंपेयर में थोड़ा सा कम हो गया, तो ये बातें बताई जा रही है यहां पर, सॉरी मार्च के कंपेयर में, ठीक है। तो अभी यहां पर अप्रैल का डेटा है ना, अभी यहां पर इस तरीके चल रही है, ओके। एफआईआर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर में, तो ये बात है की जा रही है जो एमएनएस यानी कि ये महाराष्ट्र नवनिर्माण जो यहाँ पर इनकी सेना है, तो इनके द्वारा कई सारे कमेंट किए गए कि हनुमान चालीसा बज जाएंगे मोस्क के सामने, तो इनके द्वारा हेट्रेट फैलाने की कोशिश की गई, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए हम लोग अबॉर्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारी कंट्री में फिर भी काफी सारी चीजें नॉर्मल है, पर यूएसए के अंदर अगर आज की डेट में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि कैसे चीजों को लेकर चलना है, क्योंकि कई बार कई सारे रिलीजियस जो है उसको अलाउ नहीं करते, तो उसके चलते इशू देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा खासा ईद सेलिब्रेशन किया गया, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। बाकी श्रीलंका को हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है तमिलनाडु के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है यहाँ पर ये डेनमार्क की विजिट पर, अभी पहले यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बाद में फ्रांस में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंट्री की विजिट पर यहाँ पर पहुंचे थे, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर अपने आखिरी पड़ाव में फ्रांस से होते हुए फिर वापस इंडिया आएंगे, तो जर्मनी गए, फिर डेनमार्क गए और फिर फ्रांस गए यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके बारे में याद रखिएगा। तो मोदी जी का काफी शानदार तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया, तो एक तरीके से यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिली, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंडिया की जो फ्रीडम प्रेस में रैंक है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्लिप हो गई है, 150 रैंक हमारी देखने को मिल रही है 180 कंट्री के अंदर में। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर, जो कि हम लोग को देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में कंडीशन काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताइए, अभी मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, तो इसी के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पर। बाकी इंडिया जो है वो श्रीलंका को हेल्प कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है और स्टेट भी, तो वो चीजें यहाँ पर सुडोकू आप लोग यहाँ पर जाकर सोल्व कर सकते हैं, ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से पूजा के द्वारा दिए गए, मैंने पिन भी कर दिए हैं कल वाली वीडियो के नीचे, तो इनको आप लोग देख लेना। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, आप लोग का इंग्लिश का सेशन मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने वैसे कल भी पोस्ट कर दिया था, तो एक और सेशन आप लोग का पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दी गई, इनको भी आप लोग देख लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।